क्या ज्योतिष यानी कि एस्ट्रोलॉजी एक बड़ा धोखा है? ज्योतिष एक साइंस है। मन से कनेक्शन कैसे? पानी जैसे जैसे शरीर पर जाएगा हमारे मन की शक्ति बढ़नी शुरू हो जाएगी। एक ही हॉस्पिटल में कई सारे बच्चे एक ही समय पर पैदा होते हैं। क्या उनकी जन्म कुंडली, आने वाला समय, भाग्य सिमिलर होगा? अगर वो एग्जैक्टली एक ही टाइम पर माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो आज के ज़माने में अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो कई बार अभी एज अ लेमन तो लोगों को नहीं पता मेरी कुंडली में क्या है क्या नहीं है। कई पूजाएं बता दी जाती हैं, लेकिन उससे भी पहले जो सवाल हमारे पास खड़ा है, क्या ज्योतिष एक साइंस है या फेक है? ये प्रश्न जरूरी भी है। इस प्रश्न को यूथ जानना चाहते हैं, इस प्रश्न को बड़े लोग भी जानना चाहते हैं। ज्योतिष एक परफेक्ट साइंस की तरह से ही पढ़नी और पढ़ानी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस भी एक साइंटिस्ट की तरह ही करनी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करते हैं, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस करते हैं, उसी तरीके से ज्योतिषी को अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये तो एक बात हो गई। लेकिन अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ट्रेडिशनल सोच के हैं। मतलब मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो बहुत सारी पूजा कराएंगे, बहुत सारी पूजा बताएंगे, लेकिन बहुत सारी पूजा कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं कर सकता। जी, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है और तत्व का भी फर्क पड़ता है। हमें एक साथ बहुत सारी पूजा नहीं कर सकते, एक साथ शिव जी और विष्णु जी की माला का जप नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो एक इष्ट होता है जीवन में, एक गुरु होता है जीवन में, और उसी के सहारे व्यक्ति अपने जीवन को पूरा करता है। ऐसा हमारा सिस्टम है। ज्योतिष एक साइंस है। जो जो नक्षत्र हैं, जो राशियां हैं, जो प्लेनेटरी मूवमेंट्स है, वो उस सब का असर ह्यूमन बॉडी पर किस तरीके से पड़ सकता है उसकी स्टडी करता है। मन पर उसका क्या असर होता है वो उसकी स्टडी करता है। यहाँ पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है, और वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी कॉज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी क्रिएट नहीं करते कुछ। एस्ट्रोलॉजी एक रेडियोलॉजी की तरह से है, जिसमें हम केवल इंडिकेशंस जानते हैं। यानी कुछ बुरा होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है तो ये हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान जाएंगे। लेकिन कैलकुलेशंस है, लेकिन वो बुरा एस्ट्रोलॉजी कर रही है या अच्छा भी एस्ट्रोलॉजी कर सकती है, ऐसा नहीं है। चेतना शक्ति जो होती है मनुष्य की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसको उठाने से वह अपने बुरे को अच्छाई में बदल सकता है। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। साइंस की तरह ही इसे समझना चाहिए, साइंस की तरह ही इसे पढ़ना चाहिए, साइंस की तरह ही टीचर्स को पढ़ाना चाहिए, साइंटिस्ट की तरह ही इसमें कंसल्टेशंस देनी चाहिए। जी, और वो कहते भी है ना आचार्य जी कि अगर हमने किसी चीज को नहीं देखा तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जैक्टली, बहुत सही कहा आपने। जी, आचार्य जी, एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया और उसमें कहा कि क्या ज्योतिष फेक है या एक धोखा है, एक भ्रम है। और इसमें हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं आज के इस पॉडकास्ट में, क्योंकि देखिए, इतनी दूर बैठा सूर्य, इतनी दूर बैठा चंद्रमा या मंगल या नौ ग्रह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। क्योंकि हमारी इस बातचीत से पहले मैंने थोड़ी सी कुछ रिसर्च और की। एनसीबीआई में कुछ रिसर्चेस पब्लिश्ड हैं जिनमें कि इन बातों को पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे चंद्रमा हम पर असर डालता है। तो ये तो बात हो गई रिसर्च की, लेकिन ज्योतिष में अगर हम बात करें तो कैसे आप इसे एक्सप्लेन करेंगे कि इतनी दूर बैठा सूर्य, चंद्रमा या नौ ग्रह कैसे हम पर असर डालते हैं? पृथ्वी सहित 7 ग्रह हैं। चंद्रमा के 2 पॉइंट्स हैं, नॉर्थ पॉइंट, साउथ पॉइंट। ये राहु और केतु हैं। राहु और केतु कोई सपिंड नहीं, है ना, वो फिजिकल प्लैनेट्स नहीं, वो पॉइंट्स हैं।
शैडो प्लैनेट्स भी कहते शैडो जी प्लैनेट्स। अब जो मूवमेंट होगा, जो भी हमारा पैराबोलिक मूवमेंट होता है, तो उसमें हर ग्रह पर असर पड़ता है। ओके फॉर एग्जाम्पल, शुक्र का एक हिस्सा कैसा है? शुक्र का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने है वो एकदम तप रहा है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं है वो अलग तरीके का है। तो सूर्य का असर शुक्र पे, सूर्य का असर बुध पर है। सूर्य पे जब जब तूफान आते हैं तो उसका असर धरती पर पड़ता ही है। और हम धरती पर रहने वाले न केवल प्राणियों पर, बल्कि पशुओं पर, पक्षियों पर, पेड़ों पर, वनस्पति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो जहाँ सूर्य बहुत करीब आता है अर्थ के, वहाँ जो फ्लोरा फ्यूना है, वहाँ की जो वनस्पति है वो अलग प्रकार से ग्रो करती है, वहाँ के पेड़ अलग प्रकार के होते हैं। और जो हमारी जो सूर्य से दूर क्लाइमेट है, वहाँ जैसे सदाबहार वन हो गए, वहाँ फ्लोरा फ्यूना अलग तरीके की है, वहाँ अलग किस्म के पेड़ हैं, उनकी पत्तियां भी अलग किस्म की जी होती हैं। अब भारत देश में ही देख लीजिए, जो पेड़ कलकत्ता में सरवाइव करेगा या जो पेड़ दार्जिलिंग में सरवाइव करेगा, वो पेड़ आपके 6000 फीट पे सरवाइव नहीं करेगा। और 6000 फीट पे ये जाते हैं आपको लगता है ये बड़ा खूबसूरत पेड़ है, इसको चलो मैं दिल्ली ले चलता हूँ, नोएडा ले चलता हूँ, वहां लगाऊंगा, तो वो यहाँ सरवाइव नहीं करेगा। हाँ तो डेफिनेटली इस तरीके से सूर्य का असर सब पर पड़ता है। सूर्य के भीतर जब तूफान अभी चले थे 4 साल के भीतर भीतर, तो लोगों ने इस बात का प्रेडिक्शन किया था, और वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स नहीं थे, वो नासा के लोग थे, कि सूर्य पे ये तूफान चल रहा है और इसलिए गर्मी ज्यादा होगी और ये बढ़ती चली जाएगी। यदि हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ध्यान नहीं दिया तो ये गर्मी 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो सकती है, और वो हो रहा है। वो हो रहा है भारत में भी लगभग 1.56 डिग्री सेंटीग्रेड से जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे वो ज्यादा रहने लगे, इसलिए समुद्र पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। हाँ चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर पड़ रहा है। तो जितने भी ग्रह आते हैं, एक पेरिफेरी की मैं बात कर रहा हूँ, यूं तो अनेकों ब्रह्मांड हैं। जो हमारे सूत्रों में लिखा हुआ है, जो ब्रह्म पुराण में, विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब तो बाकी एजेंसी, स्पेस एजेंसी दे आर कहती वर्किंग हैं ऑन इट हाँ जी कि बहुत सारे और भी ब्रह्मांड हैं। तो उन ब्रह्मांडों का तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस ब्रह्मांड का यहाँ पर जितने प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं सब पर असर पड़ता है। और सूरज जो धरती से 9 गुना बड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और सूर्य एकदम तपता हुआ तारा है। सूर्य एक्चुअली कैटेगराइज करें तो एक तारा है, स्टार। तो सूर्य का प्रभाव, तो ये जो चक्कर उसके काट रहे हैं ग्रह सातों, इन पे पड़ना लाजमी है, पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन और मैग्नेटिक फील्ड और जो रेडिएशन है उसका प्रभाव सूर्य पर, ग्रहों पे रहने वाले लोगों पर पड़ता है।